जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ मैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर समावेशी शिक्षा को लेकर के, और इसमें प्रश्न एक का जो फर्स्ट और सेकंड ऐसे करके एक्स तक 10 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से मैं सेकंड क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूँ। उसमें 3 क्वेश्चंस के बनने की संभावना होती है। इन क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा हमारे द्वारा दी गई ये सारी वीडियोज़ आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और भी ऐसी न्यू वीडियोज़ को जानने और देखने के लिए। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है, समावेशी शिक्षा में सामाजिक अवरोध। समावेशी शिक्षा में सामाजिक अवरोध क्या होता है? इसका आंसर है सामाजिक अवरोध। हेडिंग डालते हैं, उसके बाद आंसर है सामाजिक अवरोधों से तात्पर्य यह है कि जब विशिष्ट बालकों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है तो जो बाधा अथवा अवरोध उत्पन्न होते हैं वह सामाजिक अवरोध कहलाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य समाज के संपर्क में जन्म से मृत्यु तक रहता है। इसलिए ही अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। परंतु जब कोई बालक विचित्रता के लिए उत्पन्न होता है तो यह समाज ही उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है तथा उसके लिए अनेक अवरोध उत्पन्न करता है। इस कारण ही समावेशी शिक्षा प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ ही गए होंगे, विशिष्ट बालकों का यहाँ पे मतलब उन बालकों से जो बालक अपंग हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको कि ये समाज नकार देता है, देखना नहीं चाहता, जैसे गूंगे लोग, थोड़ा सा कम बोलने वाले लोग, ठीक है, अगर एक आंख के अंधे हैं, अपंग बालक हैं, तो उन लोगों को जो समाज है वो मतलब नकार देता है। इसे ही सामाजिक अवरोध कहते हैं कि वो समाज उन लोगों को किसी काम को करने से रोकता है। तो उनके दिल में एक ऐसा उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है कि मतलब मैं किसी काम को करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मतलब उनको अपने नज़रों में ही गिराने लगता है। और जबकि वो उस काम को कर भी सकते हैं और कर जाते भी हैं, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे देखने को। लेकिन सबसे पहले उनको समाज से लड़ना पड़ता है। किसी ने कहा है ना कि मतलब हम जब भी, और आज भी ऐसा है कि सभी उन्हीं लोगों को नहीं, ऐसे लोग जो कि पूर्णतः ठीक हैं उनको भी ये समाज है ना वो चैन से जीने नहीं देता है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो समाज ही पहले आ जाता है काटने के लिए कि तू इसके योग्य नहीं, तू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को जो कि मतलब बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको जब ये समाज ऐसे बोलता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि जो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, उनको ये समाज कैसे दिखता होगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशन क्या है? समावेशीकरण का अर्थ यह है कि विद्यालय की कक्षागत परिस्थितियों में अनेक प्रकार के उपागम, तकनीक, तरीके आदि का प्रयोग कर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो कि शिक्षा को ग्रहण करने में सुगमता प्रदान कर सके, इसे ही समावेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की 4 विशेषताएं बताइए। श्रवण बाधित बच्चों का मतलब वैसे बच्चे जो सुनने में अक्षम हैं, ठीक है, सुनने के लिए उनको किसी मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनकी 4 विशेषताएं बताना है। तो देखिए, श्रवण बाधित बच्चों में भाषा के उच्चारण में अधिक दोष होता है। ऐसे बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति निम्न स्तर की होती है, क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की अहम भूमिका होती है। इनका शब्दावली कौशल निम्न प्रकार का होता है। निम्न मतलब जो शब्दावली कौशल होता है वो बहुत ही एक सीमित मात्रा में होता है, ठीक है ना। इन्हें शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से पढ़ाने में सरलता से सीखते हैं, ठीक है। ये रहे श्रवण बाधित बच्चों की 4 विशेषताएं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर ये 4 विशेषताएं होती हैं। ये शीघ्रतापूर्वक और सरलता से सीख जाते हैं। अपने आयु स्तर के हिसाब से इनका शब्द भंडार विशाल होता है।
इनकी जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता, ठीक है ना, वो प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। ये सामान्य बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। ये है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। श्रवण बाधिता का अर्थ क्या है? श्रवण बाधिता का अर्थ पूछ रहा है कि श्रवण बाधिता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि श्रवण, इसका आंसर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पूरा, कि श्रवण बाधित बालक ऐसे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा उन्हें बोलने और भाषा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भी भाषा सुनने और समझने में परेशानी होती है। इस दृष्टि से श्रवण बाधितों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, पूर्ण श्रवण बाधित और आंशिक श्रवण बाधित। मतलब पूर्ण श्रवण बाधित का मतलब कि पूर्णतया वो नहीं सुन सकते, ठीक है, मतलब एकदम सुन ही नहीं सकते। आंशिक श्रवण बाधित का मतलब थोड़ा बहुत सुनते हैं, मतलब जिनको नहीं कहते ऊंचा सुनते हैं, ठीक है, यानी आप ज़ोर से बोलेंगे तो वो सुनेंगे, धीरे बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि आप चाहे ज़ोर से बोलिए चाहे धीरे बोलिए वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। इन दो कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं या कुछ जन्म के समय तो ठीक पैदा होते हैं लेकिन बाद में किसी चोट या दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे पूर्ण श्रवण बाधित होते हैं। आंशिक श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं जो अपनी श्रवण क्षमता कुछ सीमा तक खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे बिना श्रवण यंत्र या श्रवण यंत्र की सहायता से आसानी से सुन सकते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य स्कूलों में समान बच्चों के साथ शिक्षा देने में कठिनाई नहीं आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों की सामान्य शिक्षण प्रक्रिया। आंसर है, कक्षा में मौखिक संप्रेषण प्रदान करने के लिए, मतलब मुंह से बोल करके बच्चों को बताने के लिए किसी चीज़ के लिए दृश्य उद्दीपकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण विषय वस्तु को विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों, चित्र, मॉडल, मानचित्र आदि की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक के हाव भाव, अंग संचालन तथा होठों के संचालन आदि का बहुत महत्व होता है। इसलिए अध्यापकों का अपना चेहरा संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों के सामने होना चाहिए, ठीक है ना। श्रवण बाधितों की शिक्षा, वाणिज्य, चिकित्सा, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा निर्देशनकर्ताओं आदि का मिलाजुला परिणाम होनी चाहिए। ये होती है श्रवण बाधित बच्चों की सामान्य शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मतलब दृष्टिबाधिता के कारण क्या है, ठीक है ना। जी क्वेश्चन है, दृष्टिबाधिता के कारण क्या है। मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको सुन लीजिए आप, ठीक है ना। दृष्टिबाधिता के कारण क्या है। देखिए, जन्म से पूर्व अवस्था में माँ द्वारा गलत दवाइयों के प्रयोग, असंतुलित आहार और उचित वातावरण न मिलने के कारण भी बच्चों में दृष्टि दोष हो सकता है। जन्म के बाद चेचक रोग के कारण गलत दवा डालने से, आँख पर फोड़ा आदि से एवं विष खाने आदि कारणों से भी बालक दृष्टिबाधित हो सकता है। पढ़ने का गलत ढंग, उचित रोशनी में न पढ़ना व प्रकाश रहित कमरे में कार्य करने से भी आँखों के दोष पैदा होते हैं। इसे कहते हैं दृष्टि बाधिता के कारण, ठीक है, मतलब जिसमें दिखने में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह यही होती है। दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएं क्या है। उनकी विशेषता यह है कि दृष्टिबाधित बच्चों के अंदर कम उपलब्धि, अभिप्रेरणा, उनका व्यक्तित्व कम प्रभावशाली, वो उनमें आत्मसम्मान की भावना कम होती है। वे अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित नहीं कर पाते। दृष्टिबाधित बच्चों का सीखने का ढंग सामान्य बालकों से अलग होता है, क्योंकि सामान्य बालक देखकर व अनुकरण करके सीखते हैं, जबकि इनकी समस्त जानकारी व ज्ञान श्रवण इंद्रियों पर आधारित होता है, यानी केवल सुन करके ही किसी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। इनमें संप्रेषण क्षमता होती है। ये भाषा के माध्यम से ही अपनी बात माता पिता तथा साथियों से कह सकते हैं। ये भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आई नंबर पे क्वेश्चन जो है, दृष्टिबाधितों की समस्याएं। निम्न वाणी विकास पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित
बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते। ये बच्चे शब्दों के उच्चारण व उपयोग में कठिनाई का अनुभव करते हैं। व्यक्तित्व दृष्टिबाधित बच्चों का व्यक्तित्व सामान्य बच्चों के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। इन बच्चों में असुरक्षा व विक्षिप्तता अधिक रहती है, जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का विशेष महत्व होता है। दृष्टिबाधित बालकों का समुचित वातावरण और जीवन के अनुभवों से उनके व्यक्तित्व का विकास अपने ही प्रकार से होता है। देखने में असुविधा होने के कारण इन्हें चलने फिरने, उठने बैठने, अपनी दिनचर्या संबंधी कार्यों को करने, विद्यालय आने जाने और उनकी गतिविधियों में भाग लेने में असुविधा होती है। उन्हें अपने दृष्टिकोणों के कारण कुछ विशेष उपकरणों, सामग्री व सहायकों की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा शिक्षा व्यवस्था के साथ उचित समायोजन कर सकें। ये रहे आज के प्रश्न नंबर 2, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न 1 आता है उसमें II, IV ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके II यानी कि दूसरा प्रश्न 1 के दूसरे में आने वाले जो क्वेश्चन थे उनकी मैंने संभावनाएं व्यक्त की हैं। अगले में आपको मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 है, ये प्रश्न नंबर 3 जो है ये प्रश्न नंबर 1 का 3 है। अब इनमें किन किन क्वेश्चंस के बनने की संभावना होती है मैं उनको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और वैसे मेरा गला ख़राब है, गले में सूजन हो गई, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो जल्दी पड़ नहीं रही है, तबीयत ख़राब हो गई है मेरी बीच में, तो अब हमेशा आने की कोशिश करूँगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और भी ऐसे न्यू वीडियो को जानने के लिए।